नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत अभी अपने प्रोजेक्ट 75I को जल्दी ही फाइनल करने की कोशिश कर रहा है और इसमें फॉरेन एआईपी सिस्टम को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अभी डीआरडीओ की तरफ से भी एक एआईपी सिस्टम को बनाया गया है, लेकिन नेवी पहले इसको अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद आगे चल के इसका इस्तेमाल करने वाली है। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं कि एआईपी सिस्टम क्या होते हैं, इनको सबमरीन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसे और भी कुछ सवाल है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले, जब से सबमरीन को डेवलप किया गया तब से तो बेसिक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एक ये कि सबमरीन कितना नॉइज को जनरेट कर रहा है और इसको हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाता है ताकि दुश्मन की सोनार में ये पकड़ में ना आए। दूसरा ये कि एक सबमरीन की एंड्योरेंस कितनी है, यानी कि ये पानी के अंदर कितने देर तक रह सकता है। अब जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं, इनको बार बार अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सरफेस में आना पड़ता है। अब सरफेस में आने से सबमरीन की डिटेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है, जिस वजह से इसको हमेशा से अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। अब धीरे धीरे बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ साथ सबमरीन की अंडर वाटर परफॉर्मेंस बेहतर होता गया है, लेकिन फिर भी ये अभी तक एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं हो सकता है और वर्तमान के मॉडर्न सबमरीन को भी हफ्ते में कम से कम एक बार सरफेस कंडीशन में आना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एआईपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नॉर्मली जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होते हैं, इनमें बैटरी पैक होता है और डीजल जनरेटर्स होता है। अब जब इनकी बैटरी फुली चार्ज हो जाता है तो ये डाइव कर जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर चले जाते हैं और बैटरी की मदद से सबमरीन के प्रोपेलर को मूव किया जाता है और सबमरीन आगे बढ़ता है। लेकिन मोस्ट मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में ये मैक्सिमम एक हफ्ते तक ही चल सकता है। इसके बाद जो बैटरी होता है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है। अब बैटरी को दोबारा चार्ज करने के लिए सबमरीन को सरफेस कंडीशन में आना पड़ता है, जहाँ पर इसकी डिटेक्ट होने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ये पूरी तरीके से सरफेस में नहीं आते हैं और आपने देखा होगा हर एक सबमरीन के ऊपर कुछ पाइप जैसा सिस्टम होता है। नॉर्मली इनमें सेंसर्स होते हैं, साथ ही ये पाइप भी होते हैं जिससे डीजल जनरेटर का जो धुआं होता है वो बाहर निकलता है और इनकी शेप को जानबूझकर स्टेल्थी बनाया जाता है ताकि दुश्मन के रडार्स में ये डिटेक्ट होने की चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। और इनकी मदद से सबमरीन अपनी बॉडी को पानी से बाहर लाने के बदले पानी की सरफेस के ठीक नीचे ट्रैवल करता है और डीजल जनरेटर को चालू करता है, जिससे बैटरी को चार्ज किया जाता है और जो धुआं होता है वो पाइप्स की मदद से बाहर निकल जाता है। लेकिन तब भी सबमरीन को हाई रेजोल्यूशन रडार की मदद से या एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट जैसे कि हमारा P-8I एयरक्राफ्ट है, तो इस तरीके की सिस्टम की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है और इससे निकलने वाली जो धुआं होता है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जिस वजह से सबमरीन की डिटेक्ट होने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और एक बार कोई सबमरीन डिटेक्ट हो जाए तो इसकी जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से एआईपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी मदद से हम पानी के अंदर रहकर भी हमारी सबमरीन की बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हैं, जिस वजह से हमें सबमरीन को बार बार सरफेस कंडीशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अभी तक लगभग 4 तरह के एआईपी सिस्टम को डेवलप किया गया है और इनका वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इनमें क्लोज साइकिल डीजल इंजन बेस्ड सिस्टम होते हैं, क्लोज साइकिल स्टीम टर्बाइन बेस्ड सिस्टम होते हैं, एक स्टर्लिन साइकिल बेस्ड सिस्टम होता है और एक फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम होता है। अब अगर क्लोज साइकिल डीजल इंजन बेस्ड एआईपी सिस्टम की बात करें तो इनको शुरुआती दौर में डेवलप किया गया था और आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंबस्शन प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से सबमरीन की जो डीजल इंजन्स होते हैं ये पानी के अंदर नहीं चल सकते हैं और इनको चलाने के लिए सबमरीन को सरफेस कंडीशन में लाना पड़ता है या फिर स्नॉर्कलिंग करना पड़ता है। तो इनिशियली पानी के अंदर इंजन को चलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, यानी कि जिस तरीके से फ्यूल को स्टोर करके रखा जाता था ठीक वैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन को टैंक में स्टोर करके रखा जाता था और इनको इंजन को सप्लाई किया जाता था। और नॉर्मली इनमें इनर्ट गैस यानी कि आगन को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता था और इसमें पानी के अंदर भी सबमरीन की जो डीजल इंजन्स होते थे उनको ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन इन सिस्टम की कुछ मेजर प्रॉब्लम सामने आने लगी, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होने की वजह से आग लगने की खतरा काफ़ी बढ़ गया था और 60s के दौर के जो सोवियत ऑरिजिन सबमरीन्स में इस तरीके के सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था उसमें काफ़ी हद तक फायर इंसिडेंट सामने आ रहे थे। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन को भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो आग को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि अगर सबमरीन में कहीं पर छोटी सी भी आग लग गई होगी तो वो इसको काफ़ी हद तक फैलाने में मदद कर सकता है और अगर जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है वो किसी तरीके से फट जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अब इसी वजह से किसी भी मॉडर्न सबमरीन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है
इसकी एक और नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर हम पानी के अंदर डीजल इंजन को चालू करेंगे तो दुश्मन की सबमरीन और सोनार सिस्टम हमको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक नॉइज को जनरेट करने वाले हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे स्टीम टरबाइन बेस्ड एआईपी सिस्टम आते हैं। अब जैसे कि इनका नाम है, तो इसमें एनर्जी को जनरेट करने के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता था। फिर जो भी स्टीम बनता था या भाप बनता था, उससे टरबाइन को पावर किया जाता था। अब नॉर्मली जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं उनमें रिएक्टर से हीट मिल जाता था, लेकिन कन्वेंशनल सबमरीन के लिए हमें कुछ एडिशनल पावर सोर्स की जरूरत पड़ने लगी थी। इस कैटेगरी के अंदर मेनली फ्रेंच ओरिजिन ऑटोनोमस सबमरीन एनर्जी मॉड्यूल काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें वो इथेनॉल और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और हाई प्रेशर कंडीशन में इनके बीच कंबस्शन प्रोसेस को किया जाता है, जिससे स्टीम को जनरेट किया जाता था और टरबाइन को चलाया जाता था। अब ये सिस्टम काफ़ी हाई पावर सिस्टम है, जो कि बाकी किसी भी आईपी सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा पावर को जनरेट करता है, जिस वजह से जिस भी सबमरीन में ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया होता है, ये बाकी किसी भी आईपी सिस्टम के मुकाबले पानी के अंदर ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इसकी एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करता है, जिस वजह से प्रैक्टिकली इनको इस्तेमाल करने में काफ़ी परेशानी क्रिएट होने लगी थी। इसी वजह से ज़्यादातर नेवीज की तरफ से इन सिस्टम का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया जाता है। इसके बाद स्टर्लिंग साइकिल इंजन आते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर सिस्टम है, जिनको काफ़ी बड़ी मात्रा में अलग अलग नेवीज की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी एक क्लोज साइकिल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें परमानेंटली कुछ फ्लूइड मौजूद रहते हैं। फिर बाद में फ्लूइड्स को हीट किया जाता है, जिसके बाद ये इंजन के पिस्टन को चालू करते हैं और इसे एक जनरेटर के साथ कपल किया जाता है, जो कि बाद में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को बाद में बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हीट के लिए मेनली डीजल को जलाया जाता है और साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन भी यहाँ पे मौजूद रहता है। अब यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी कम लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है और डीजल भी एक इजीली अवेलेबल फ्यूल सोर्स है, जिस वजह से इसको अभी ज़्यादातर सबमरीन में एआईपी सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि इनको मैक्सिमम 200 मीटर की गहराई तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे ज़्यादा गहराई में हम स्टर्लिंग इंजन को चालू नहीं कर सकते हैं। साथ ही इनमें काफ़ी सारे मूविंग पार्ट मौजूद रहते हैं, जिस वजह से पानी के अंदर इस इंजन को चालू करने का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज को जनरेट करने वाला है, पर फिर भी ये अपने प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और काफ़ी कम नॉइज को जनरेट करते हैं। और यहाँ तक कि ये सिस्टम चाइना की युआन क्लास, जापान की सोर्यू क्लास और स्वीडन की गॉटलैंड क्लास के सबमरीन के मुकाबले भी काफ़ी कम नॉइज को जनरेट करते हैं। इसके बाद फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम आते हैं, जिनको अब तक का सबसे एडवांस एआईपी सिस्टम कहा जाता है। इनमें सीधे तौर पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पर इससे हीट और वाटर रिलीज होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक बैरियर को रखा जाता है और कैथोड और एनोड के बीच जो रिएक्शन होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इससे सबमरीन की बैटरी पैक को चार्ज किया जाता है। अभी जर्मनी के पास भी इसी तरीके की एआईपी सिस्टम मौजूद है, जिसमें मेनली फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब डीआरडीओ की तरफ से भी जिस एआईपी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है वो भी इसी कैटेगरी का एआईपी सिस्टम होने वाला है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़े अलग होने वाले हैं। अब ये जो फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम होते हैं, इनको अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी लगभग 80% के आसपास पाया जाता है और इनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल भी नॉइज को जनरेट नहीं करते हैं, जिस वजह से जिन भी सबमरीन में इनका इस्तेमाल किया जाता है उनको दुनिया का सबसे साइलेंट सबमरीन या स्टेल्थी सबमरीन कहा जाता है। इनमें ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस नहीं होता है और हाइड्रोजन एक इको फ्रेंडली फ्यूल है, जिससे पोल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इनको सबसे बेहतरीन एआईपी सिस्टम कहा जाता है और इसकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेजेस भी नहीं है, सिवाय इसको डेवलप करना काफ़ी मुश्किल काम है। साथ ही ये बाकी किसी भी एआईपी सिस्टम के मुकाबले थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन साइज में बाकी सभी एआईपी सिस्टम के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं और इनको किसी भी साइज के सबमरीन के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। इसी कैटेगरी के एआईपी सिस्टम की बात करें तो 2006 में जर्मनी के एक सबमरीन ने सबमर्ज कंडीशन में लगातार 2800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था, जबकि सेम क्लास की सबमरीन बिना एआईपी सिस्टम के मैक्सिमम 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। और जो मॉडर्न फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम अभी मार्केट में मौजूद हैं, ये 2 हफ्तों से लेकर 3 हफ्ते तक का एडिशनल एंड्योरेंस सबमरीन को प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि बिना इन सिस्टम के सेम सबमरीन को 4 से 6 दिन के बाद ही सरफेस कंडीशन में आना पड़ सकता है।
तो ये थी AIP सिस्टम को लेके एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।